वाई एक्सपोर्ट, मतलब ये ही क्यों फील्ड था जो आपने चूज़ किया? मैंने काफ़ी सर्च करा, काफ़ी लोगों को देखा, मेरे कुछ नोन में भी थे और देखा भी एक्सपोर्ट में एक फैसिनेटिंग है, एक इंस्पिरेशन है, एक इंटरनेशनल बिजनेस है, $1 में इनकम होती है। तो वो चीज़ था कि हाँ, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो शायद एक बड़े आदमी बन सकते हैं। तो आपने ये किस एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया? 22, 23 की एज में? I started my previous business at the age of 21, 22, but this business I started at the age of 23. आपकी फर्स्ट एक्सपोर्ट डील क्या रही थी और कैसे आपने उसको स्टार्ट किया? So मैंने अपना रक्स का बिजनेस स्टार्ट करा था at 2022. एंड एट द एज ऑफ 24, अगर आपको अपनी बड़ी से एज वाले बंदे मिलते हैं, क्या वो आपको सीरियसली लेते हैं? ये प्रॉब्लम तो आती है इस चीज़ में कि अगर कोई बड़ी एज है वो सोचते हैं कि छोटा है, हम इससे क्या ही सीखेंगे। एंड व्हाट्स बीन योर बिगेस्ट एक्सपोर्ट ब्लंडर? बस ये है कि सप्लायर को जैसे ही हम बता दें कि हमें एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट चाहिए, वो एकदम अपने प्राइस डबल कर देते हैं। बहुत लोग अक्सर सपना देखते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन सिर्फ कुछ लोग उस सपने को रियलिटी बना पाते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर ओवेश, जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में, एक ऐसे टाइम पे जब जिंदगी सिर्फ जॉब के रिजेक्शंस और स्ट्रगल्स दिखा रही थी। लेकिन ओवेश ने हार नहीं मानी। अर्ली एज में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद अपना एक बिजनेस बनाऊंगा, और आज वो यूएई मार्केट को अपना फ्यूचर के बिजनेस हब के रूप में देख रहे हैं। अगर आप भी एक ड्रीमर है जो सोच रहे हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये एपिसोड आपको जरूर इंस्पायर करेगा। Welcome, Oves. Welcome to Business Banking and Beyond with Tangad. Thank you so much. It's so pleasure to have you here because, seeing a young business owner, because I'm 30 plus and I'm seeing younger than me, it's so proud feeling and it's so amazed to see you here. Can't even express it on the word. Can't even express on words like how amazed I am to see you here. Thank you so much. Okay. Always. Starting your journey, let's start your journey. Like you have started this, you're just 24 and you have started this journey from 22 years of old or 21, I guess. Yes. Why export? मतलब ये ही क्यों फील्ड था जो आपने चूज किया? एक्सपोर्ट इज बिकॉज कि बचपन से था, एक स्टार्टिंग से एक ड्रीम था कि पहले क्रिकेटर बनने का, जो हर इंडियन का होता है, हर लड़के का, कि क्रिकेटर बनना है। Okay. बट जब लगा कि नहीं, उस चीज को नहीं कर पाएंगे, देन मैंने काफी सर्च करा, काफी लोगों को देखा, मेरे कुछ नोन में भी थे और देखा भी एक्सपोर्ट में एक फैसिनेटिंग है, एक इंस्पिरेशन है, एक इंटरनेशनल बिजनेस है, $1 में इनकम होती है। सो वो चीज़ था कि हाँ, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो शायद एक बड़े आदमी बन सकते हैं, और बचपन से था कि कुछ बड़ा करना है। सो उसके लिए था कि एक्सपोर्ट बिजनेस का ही करेंगे। पहले था कि बिजनेस करना है, बट ये नहीं था कि एक्सपोर्ट में ही है। बट हाँ, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, लगा कि हाँ, इसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो इसलिए इसे डिसाइड करा। और कैसे ये जर्नी डिसाइड हुई कि एक्सपोर्ट ही करनी है? ऐसे क्या 22 इयर्स से आपके क्या ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिसमें आपको स्टार्ट करना था कि अब एक्सपोर्ट ही है जो करना है? आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करी थी कोविड के टाइम पे, जो हर पेरेंट्स का सपना जो होता हर है। पेरेंट्स का सपना होता है। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करा, लगा कि जॉब में स्कोप नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। फिर बिजनेस में भी था कि बिजनेस में क्या चीज़ करने सकते हैं। बिजनेस में था कि रिटेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि B2B में कुछ करना है। फिर B2B में देखा कि और कौन कौन से बिजनेसेस हैं। माय फादर इज़ फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड। ओके। हाँ, सो उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, अच्छा। बट मुझे उसमें भी कुछ इंटरेस्ट नहीं था। सो था कि और क्या बेटर हो सकता है कि कैसे आप एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं कि एक ड्रीम होता है लोगों का कि बाहर घूमें, जगह जगह जाए, लोग दुनिया को एक्सप्लोर करें। सो उस वजह से था कि एक्सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ें भी हमें मिल सकती हैं करने के लिए। सो इस वजह से थोड़ा डिसाइड करा था। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फर्दर स्टडीज़ भी मैंने एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही करी थी।
completed my post graduation diploma in international business. Okay. सो वहाँ से फिर था कि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग थी वो ऑलरेडी, जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी जो पीजीडीएम की, वो ऑलरेडी कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, उनकी पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने सब चीज़ देख रखी थी, A to Z सारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस मैंने सब देख रखी यूट्यूब पे। सो जब कॉलेज गए तो जब प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे सो ऑलरेडी मुझे चीज़ें पता थी, और कभी कुछ वो मिस्टेक से गलत पढ़ा देते थे तो मैं उन्हें करेक्ट करता था क्लास में, सर दिस इज़ रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट दिस। तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता था that okay, this being a student is correcting us? नो, इफ वी आर राइट वी डोंट स्केयर एनीवन। Yeah, सो but उनका कोई रिएक्शन नहीं होता था। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। Oh wow. सो इस वजह से था कि उन्हें भी पता था कि हाँ नॉलेजेबल है। थ्योरेटिकल चीज़ें जब कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर कॉलेज से ही हमें एक्सपोजर मिला इंटर्नशिप का। सो था कि कुछ प्रैक्टिकल, अब बहुत चीज़ें बहुत टाइम से पढ़ ही रहते बस कि अब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमारे कॉलेज में जितनी भी इंटर्नशिप थी सब पेड होती, जस्ट एक हमारी थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अनपेड थी, और मैंने सिर्फ वो इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि उसमें मेरा स्कोप है और मुझे यहाँ से लर्निंग चाहिए। मुझे पैसे से अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे फर्स्ट अपने आप को एक बेटर लेवल पे लेके जाना है, देन अर्निंग तो बात की चीज़ है। तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से सीधा आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको एक इंटर्नशिप का मौका मिला। यस ओके, एंड दैट इंटर्नशिप हैज टॉट यू मेनी थिंग्स। यस। ओके, एंड इज देयर एनी आहा मोमेंट इन दैट थिंग कि नहीं अब, बिकॉज आई नो इस एज में लोग मोस्टली पैसों के पीछे भागते हैं, तो आपने वो पैसों के पीछे ना भाग के आपने एक अनपेड इंटर्नशिप ली, कुछ ऐसा मोमेंट था इतना अच्छा कि आपको वो अट्रैक्ट किया उस चीज़ की तरफ? यस, एक्चुअली इंटर्नशिप के टाइम पे वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, हर कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए लोग आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे, तो सब कर रहे थे इंटर्नशिप, एंड मैं था और एक मेरा फ्रेंड था, उसने भी सिर्फ मेरे साथ चूज़ करा था कि अगर तू ये कर रहा है तो मैं भी यही करता हूँ। ओके, हाँ, ही इज़ माय फ्रेंड फ्रॉम द स्कूल। तो एक सपोर्ट मिल गया। बिल्कुल, हम्म, और वो भी मेरे साथ हमेशा रहता, मैं भी उसके साथ हमेशा रहता हूँ। सो वहाँ से था हम एक्सपोर्ट जब इंटर्नशिप पे गए, सो धीरे धीरे लोगों को जाना, देखा कि कैसे कैसे वर्क होता है, कॉर्पोरेट क्या लाइफ होती है, वहाँ से लोगों को पता चला था कि कॉर्पोरेट में तो नहीं जाना है फिर वहाँ से, बट ये है कि यहाँ से जो लर्निंग मिल रही है उसे हमें छोड़ना नहीं है। सो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी सारे कॉलेजेस से लोग आए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट, सबके अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। हमने कहा कि अब हमें यहाँ मौका मिला है, हम अपना प्रोजेक्ट सबसे बेटर करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बीच में क्विट कर दी इंटर्नशिप, होता है कि अनपेड है क्या करेंगे ज्वाइन करके, बीच में ही क्विट कर दिया, बट हमें था कि इसे कंप्लीट करना है, ये हमारी पहला टास्क है, इसे कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से। सो हमारा जो था वन ऑफ द बेस्ट था, हमें उसके ऊपर लेटर ऑफ रिकॉग्निशन भी मिला था दिल्ली एयरपोर्ट से। वाओ, हाँ, सो हमारा SEZ के ऊपर था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ से प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप विदाउट एनी टैक्स एंड ड्यूटीज। सो वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करा था, एंड वहाँ से जो हेड ऑफ कार्गो थे मिस्टर ज़हीर बख्शी, उनकी तरफ से हमें लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला था। दैट वाज योर अचीवमेंट देयर। यस। ओके, एंड उसके बाद फिर हमने दुबई में ट्रैवल करा था कॉलेज टाइम पे। सो दुबई में आके देखा कि लाइफ काफ़ी अलग है, यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जो हमें इंडिया में देखने को लिए इतना नहीं मिलता। सो एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ कुछ बड़ा अब हमें भी अचीव करना है। कॉलेज स्टूडेंट थे, बहुत सारे ड्रीम होते हैं। उसके बाद था कि प्लेसमेंट करनी है, अब जब दुबई से वापस गए तो प्लेसमेंट का टाइम आ गया था सेकेंड ईयर में। ऑलरेडी मैं रग्स भी एक्सपोर्ट कर रहा था, बट उससे इतना कुछ खास इनकम था नहीं। सो जब कॉलेज गए, सो वहाँ पे जाके फिर प्लेसमेंट्स चलने लगी सबकी। सो काफ़ी सारी प्लेसमेंट में बैठे, 10-12 प्लेसमेंट में बैठे, बट किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जस्ट एक्चुअली थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह से मुझे थोड़ा सा फोमो था, सो उस वजह से मैं फेस नहीं कर पाता था। देन ये चीज़ थी कि मुझे अपना एक पिन पॉइंट मिल गया था कि मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरा
फेस करना लोगों को, ये Was it a skill problem or a confidence problem? आई थिंक इट्स अ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम. सो देन मैंने डिसाइड करा कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लग रही है तो मैं खुद से ट्राई करता हूँ. सो मैंने काफ़ी जगह ट्राई करा. फैमिली से भी थोड़ा सा प्रेशर आने लगा था कि क्या करो आप, सबकी जॉब लग गई है, सब ऑलरेडी 2-3 महीने हो गए जॉब पे जाते जाते, मैं सिर्फ घर में ही था. सो घर के प्रेशर की वजह से मैंने जॉब ज्वाइन करी एक लॉजिस्टिक कंपनी में. वो मेरे ही स्कोप में वो मेरे ही लाइन में थी, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जॉब, Exactly, logistic. लॉजिस्टिक्स. सो वहाँ पे मुझे ओवरसीज एजेंट एज अ मैंने वर्क करा. सो माय रोल इज टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स Okay. एंड जो bill of ladings और ये बिल ऑफ सब लेडिंग, रहेंगे। एयरवे बिल्स, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं प्रिपेयर करता था और फिर वो CHA को देता था, वो कस्टम क्लियरेंस करा के वो उसे आगे ऑन बोर्ड तुम कराता था. फिर वहाँ पे हम ओवरसीज एजेंट से कोऑर्डिनेट करके उसकी डिलीवरी कराते थे. सो पूरा प्रोसेस था. ये चीज़ का बहुत डीप नॉलेज मिल गई, समझ में आ गया कि हाँ इसका बेस क्या है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का. तो चीज़ें क्लियर हो गई थी कि अब चीज़ हम खुद भी कर सकते हैं. तो 6 मंथ्स काफ़ी मुश्किल से वो मैंने कंप्लीट करे. जस्ट घर को दिखाने के लिए कि एक टैग है, मैंने जॉब जस्ट कर लिया हाँ, आपके मेरा लिए। ट्रेनिंग पीरियड हो गया. मेरे मैनेजर थे, थोड़ा सा प्रेशर था बट काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा. लर्निंग मिली उन्हीं से मुझे सब चीज़ों की. देन आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम जब मैं जॉब कर रहा था तभी. सो इनिशियली मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल गया मेरी ऑडियंस से, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया कि मतलब लोग मुझसे रिलेट कर पाए थे. मैंने एक जो मिडिल क्लास बॉय है जो उसका हसल है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है बिल्कुल. पे, मतलब लोग आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे उस बिल्कुल on ground। लोग हर आज की डेट में इंडिया में जॉब करने वाला सोचता है मैं अपना बिजनेस कैसे करूं. एग्जैक्ट। सो उस चीज़ को मैंने दिखाया कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो मैं जॉब के साथ साथ कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ. सो उस चीज़ को मैंने दिखाया तो लोगों ने काफ़ी रिलेट करा. इनिशियली हमें काफ़ी बूस्ट मिला. सो वहाँ से कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया कि अब बिलीफ आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. हाँ। सो जैसे ही जॉब कंप्लीट करी 6-7 मंथ्स, मेरे 30,000 के अराउंड फॉलोअर्स हो गए थे. वाओ। और सब ऑर्गेनिकली, सब ऑर्गेनिकली था, कुछ भी पेड नहीं था। नहीं कुछ भी पेड नहीं था. सो अमेजिंग ओवेस। सो जब वो कंप्लीट हुआ मुझे भी बिलीफ हो गया था कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं. देन मैंने जॉब को क्विट करा और अपना बिजनेस स्टार्ट करा. वाओ। तो आपने ये किस एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया? 22-23 की एज में? I started my previous business at the age of 21-22, but this business I started at the age of 23. 23। Yes. वाओ। एंड कोई ऐसा रोल मॉडल रहा है या ब्लड में है बिजनेस, या एकदम से आपने सोचा कि नहीं मुझे कुछ अलग ही करना है? यस, बिजनेस तो ब्लड में है. कोई हमारे घर में कोई भी अब तक जॉब में नहीं है कोई भी. ओके, सो इट्स प्रॉपर्ली इन योर ब्लड Yes. कि बिजनेस ही लाइन I पकड़नी am है। come from a farmer background. अच्छा। So my grandfather is a farmer. My father is previously also a farmer. बट So देन रियल and एस्टेट then में आए। they shifted to Delhi and started the real estate business. ओके, अमेजिंग। और फिर आपने सोचा कि अब आपको ये एक्सपोर्ट की लाइन, ओके, एंड देन ओनली यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस। तो कुछ अर्ली चैलेंजेस आए बिजनेस में? स्टार्टिंग में था कि जैसे जॉब क्विट करा तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था मेरे पास. काफ़ी कम बजट था. ऑलरेडी 20,000 मेरी सैलरी थी. सो कुछ सेविंग्स ही थी. एंड आपने बताया आपने मास्टर्स की थी, यस. और उसके बाद भी मास्टर्स के बाद भी आपकी सैलरी थी 20,000 रुपीज मंथली। यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया. आप MBA ग्रेजुएट कुछ भी हो, द स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 20-30,000 ओनली. ओके। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब 50-60 1 लाख से स्टार्ट होता है. बट जितना भी टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट है वो जब कर लेते ग्रेजुएट, सो यही रियलिटी कि 20-25-30 यही स्टार्टिंग सैलरीज होती है ओके। आफ्टर इन्वेस्टिंग लैक्स इन स्टडीज. सो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आई टू स्टार्ट द बिजनेस? सो स्टार्ट हमने करा था वेबिनार के थ्रू. सो हमारी ऑडियंस थी, लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि सर आपका कोई कोर्स है या कोई क्लासेस हैं. एज सच हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा था. सो
उनकी डिमांड पे हमने वेबिनार स्टार्ट करे थे। और वेबिनार्स कितने कितने मिनट्स के होते थे? इट्स 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स का होता, उसमें आप सब एक्सप्लेन करते थे? यस, मैं सब एक्सप्लेन करता था। इसके साथ साथ मैं CHE जो होता था उन्हें भी ऐड करता था। वो ऑन ग्राउंड की जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ होती हैं वो उन्हें और गाइड करते थे। ओके, तो उनके पास मल्टीपल चीज़ें हो जाती थी, एक आपकी तरफ से, एक CHA की तरफ से। यस, ओवरसीज एजेंट्स को भी ऐड करते थे आप? ओवरसीज एजेंट्स को ऐड करें हमने, और भी एक्सपोर्टर्स हैं जो ऑलरेडी यंग एज में स्टार्ट कर सकें, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वाओ! तो उससे आपके पास एक वेबिनार में कितनी ऑडियंस आती होंगी? अराउंड 2 to 300 स्टूडेंट आते थे। वाओ! अमेजिंग ओवेस। तो उसके बाद से आपको वहाँ से बूस्ट मिला, स्टार्ट करा। फिर जो इन्वेस्टमेंट हुआ जो इनकम हुआ हमारा वहाँ से, फिर हमने उसी इनकम से अपनी वेबसाइट बिल्ड करी, जिससे लोगों को जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें हम एक सपोर्ट दे सकें, वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सके और वो इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट कर सके, क्योंकि नॉलेज ही नहीं इंडिया के मैन्युफैक्चरर के पास कि वो इंटरनेशनल बायर को कैसे कनेक्ट कर सकता है। ओके, तो आपने वो वेबसाइट सिर्फ इंटरनेशनल और इंडियन बायर्स को कनेक्ट करने के लिए Yes. बनाई थी? ओके, और उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन एक्सपोर्ट बिजनेस। मैं भी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। आई हैव एक्सपोर्टेड कॉफ़ी, टी, क्लोथ्स, बट नाउ आई ओनली एक्सपोर्ट कॉफ़ी। ओके, ओनली कॉफ़ी एक्सपोर्ट। बट आपकी एज के मोस्टली लोग, हम लोग सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएट कर लें, कोई भी स्टार्टअप कर लें, बट आपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री ही क्यों चूज़ की? मैंने कंटेंट भी स्टार्ट करा, बट मेरा कंटेंट आपका ट्रेडिंग को लेके ही कंटेंट था, राइट? जो भी था, बट व्हाई ट्रेडिंग? मतलब आपको इतना क्या उसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या लगा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस ही स्टार्ट करना है? एक्चुअली मेरा था कि ऑलरेडी चाइना इज़ डूइंग वेरी वेल इन एक्सपोर्ट, बट इंडिया के मैन्युफैक्चरर के पास वो नॉलेज और वो टेक्निक्स नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है। आई हैव द नॉलेज कि मैं इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। बट अगर मैं कर पा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी लोग इंडिया के कैसे कर पाएंगे वो। सो जो मेरे पास लीड्स आती हैं, जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं इंटरनेशनली, मैं सब प्रोडक्ट्स तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सो मैं सोच रहा था कि वो प्रोडक्ट और वो लीड्स मैं इंडिया के मैन्युफैक्चरर के साथ शेयर करता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ, ताकि एक सपोर्ट भी हो और एक हमारा इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके चाइना से भी। ओके, यस, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स, फूड एंड हैंडीक्राफ्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बीट नहीं कर सकता है। बट उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास राइट गाइडेंस नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है कि क्या प्रोसेस है वो अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। सो आपकी फर्स्ट एक्सपोर्ट डील क्या रही थी और कैसे आपने उसको स्टार्ट किया? सो मैंने अपना रक्स का बिजनेस स्टार्ट करा था एट 2022। सो मैं भदोही से कारपेट सोर्स करता था। मैंने सर्च करा कि यूरोप में काफ़ी डिमांड है कस्टमाइज रग्स की। सो कस्टमाइज रग्स का मैंने देखा, भदोही इज़ द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। सो मैंने इस इंडिया मार्ट पे सर्च करा, काफ़ी सारे सरप्राइज थे बट कोई समझ में नहीं आया। सो मैंने खुद विजिट करा, वहाँ पे एक मेरे नोन थे, उनकी फैक्ट्री मैंने देखी, वो भी वही कस्टमाइज रग्स बना रहे थे ऑलरेडी और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। सो मैंने उनसे डील करा कि मैं आपको ऑर्डर्स दूंगा, आप उसे डिलीवर करना। सो मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा इससे रिलेटेड। वही मुझे फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर देते, मैं उन फ़ोटोज़ को रील्स में कन्वर्ट करता था, पोस्ट में कन्वर्ट करता और अपलोड करता था। सो काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट मिलने लगी वहाँ पे, व्यूज़ आने लगे रील्स पे। सो ऑर्डर्स आने लगे बेंगलोर से, मुंबई से, हैदराबाद से, सब जगह से, जो मेजर सिटीज़ हैं। वहाँ पे गए आपके रग सारे? यस, ओके, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो टियर 1 सिटीज़ में ही इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। उसके बाद सडनली एक दिन मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ था। सो वहाँ पे एकदम मैसेज आता है फ्रॉम ऑस्ट्रिया। सो मैंने भी थोड़ा सा लाइटली लिया कि शायद कोई फेक ही क्वेरी होगी, ऑलरेडी काफ़ी फेक आती है। सो जैसे ही मैंने उन्हें अमाउंट बताया, उन्होंने मुझे क्वांटिटी बताया, मैंने उन्हें अमाउंट भेज दिया और अपनी पेपैल आईडी भेज दी। सो शाम का टाइम था और उसके बाद मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। जब सुबह देखा तो मैंने देखा कि आई रिसीव द अमाउंट।
हाँ, काफ़ी बड़ा अमाउंट था वो। सो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था कि यस, एक्सपोर्ट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट जितना हम लोगों के अंदर मिथ बना हुआ है कि एक्सपोर्ट के लिए बायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिलीवरी कैसे कराएँगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगते हैं। कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मेरे पास भी खुद के डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। मैंने मैन्युफैक्चरर से लिए सारे उसके डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही एक्सपोर्ट करवाया था। ओके। और मिस्टेक्स क्या-क्या थी उस एक ऑर्डर को आपको जब एक्सपोर्ट करना था? तो मिस्टेक्स क्या-क्या थी जो हमने सीखी थी उससे? सबसे पहले मिस्टेक तो ये था कि अपने पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, उसके बाद ही बायर से डील करनी है। क्योंकि एक थ्रेट रहता है कि कल को वो डायरेक्टली डील नहीं कर ले मैन्युफैक्चरर और बायर। हुँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ एक अच्छा नेटवर्क कि लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ एक रिलेशन होना चाहिए ताकि पता रहे कि शिपमेंट में कितनी एक्चुअल कॉस्ट है, वरना वो ओवर प्राइस चार्ज करते हैं। सो ये चीज़ें होती हैं। और मतलब एंड यूज़र तक पहुँचने में कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की थी कि उसको पहुँच गया और कंटिन्यूअसली एक वो प्रेशर है कि बस उसको वो फर्स्ट ऑर्डर मिला है इतना बड़ा और पहुँच जाए सब सो वो अच्छे से। फर्स्ट ऑर्डर जो था मैंने पहले उसे कोरियर के थ्रू भी एक्सपोर्ट करने का ट्राई करा था। मैंने इंडिया पोस्ट से उसे डिलीवर करा था ऑस्ट्रिया के लिए। सो 4 to 5,000 दे चार्ज फॉर मी। बट जब वो वहाँ पे डिलीवर हुआ, वहाँ वो कस्टम क्लियरेंस में फंस गया और फिर वो रिटर्न आ गया इंडिया में वापस। ओह गॉड! फिर? जब वो रिटर्न आया मैंने बायर को बताया, वो काफ़ी उसमें मतलब ऑफेंड हो गया था एक तरीके से। और फिर मैंने कहा यू डोंट बॉदर अबाउट इट, मैं दोबारा डिलीवरी अरेंज करता हूँ। सो मैंने एक और ट्रस्टफुल लॉजिस्टिक एजेंट के साथ कनेक्ट करा। उसने फिर मुझे पूरी डिलीवरी अरेंज करके दी वहाँ तक और मैंने उसके डिलीवरी के लिए दोबारा पे करा। सो जो भी प्रॉफिट था मेरा सिर्फ डिलीवरी में ही चला गया वो दोबारा। तो जो आपने लॉजिस्टिक कंपनी में काम किया था, उनकी हेल्प नहीं ली टू सेंड द गुड्स एंड फाइनली? ये उससे पहले की बात है। ओके। तो बाकी सारी और क्या मिस्टेक्स थी जो उस टाइम पे सीखने को मिली? एक था आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा था कि लॉजिस्टिक्स एजेंट, एक ट्रस्टफुल लॉजिस्टिक एजेंट से कनेक्ट रखना चाहिए। ओके, हाँ, क्योंकि एजेंट भी कभी-कभी आपको धोखा दे देते हैं। बिल्कुल। ओके। जैसे एंड हाउ टू चूज़ कि आपको ये एजेंट प्रॉपर रहेगा और ये नहीं रहेगा? एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी शिपमेंट्स लोगों की डिलीवर कर रहे हो टाइम पे। आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो उनकी रेटिंग्स वगैरह। सो वहाँ के थ्रू आप चूज़ कर सकते हो। जो अब मेरा लॉजिस्टिक पार्टनर है वो मोर देन 4 डिकेड से इस इंडस्ट्री में है। ओके। सो दे हैव वेरी गुड नेटवर्क कि अगर किसी कंट्री में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सो वो उसे क्लियर करवा लेते हैं। अच्छा, और थर्ड एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? थर्ड यही है कि जब भी आप जब भी आप बायर से डील करें सो उसे पहले ही मेंशन कर दें कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लॉजिस्टिक, वो दोनों सेपरेट बताएं। ओके। क्योंकि कभी-कभी आप सिर्फ अमाउंट बता देते हैं, वो सोचते हैं सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। सो आपको पहले से उसके बारे में क्लियर रखना चाहिए। ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं आई थी या ये प्रॉब्लम आई थी? जब आपने प्राइसिंग दी थी, आपको कोई प्रॉब्लम आई थी डील करने में? हाँ, मैंने उन्हें पहले अमाउंट बताया था बट वो सोचे कि इसमें शिपिंग इंक्लूडेड है। ओके। बट वो मैंने बाद में बताया, बट वो मैंने उनके साथ कर लिया था नेगोशिएट करके उसे कवर। ओके, गुड। एंड एट द एज ऑफ 24 अगर आपको अपनी बड़ी से एज वाले बंदे मिलते हैं, क्या वो आपको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते? ये प्रॉब्लम तो आती है इस चीज़ में कि अगर कोई बड़ी एज का है, वो सोचते हैं कि ये छोटा है, हम इससे क्या ही सीखेंगे। काफ़ी लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और वो भी मिलते हैं जो हमें कुछ और सिखा के भी जाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे मैं एग्जीबिशंस वगैरह में विजिट करता हूँ, सो ज़्यादातर बड़ी एज के लोग होते हैं जो अपने प्रोडक्ट एग्जिबिट करते हैं। सो वो जब भी मैं उनके स्टॉल्स वगैरह पे जाता हूँ सीरियसली नहीं लेते हैं। सोचते हैं कोई स्टूडेंट होगा, कोई बच्चा होगा। जस्ट पूछते हैं कि क्यों आए हो, क्या कर रहे हो और फिर भेज देते हैं। तो अभी तक ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसमें लोग आपको सीरियसली नहीं लेते? ये तो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, जो भी बड़े लोग होंगे वो समझेंगे कि ये थोड़ा छोटा है तो अभी इसे इतना समझ नहीं है।
सो आपके लिए कैपिटल ही टफेस्ट पार्ट था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कुछ और भी डिफिकल्टीज थी जो आपने फेस की थी? सो कैपिटल के लिए आई स्टार्टेड वेबिनार्स, मैं उनसे भी रिवेन्यू जनरेट कर रहा था एंड उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्टार्टिंग में कि बायर कैसे फाइंड आउट करना है। काफ़ी सारे वेज हैं ऑलरेडी, एम्बेसी डेटा है, एग्जीबिशंस का डेटा होता है, एग्जीबिशन विजिट करके, बट उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है अगर आपको एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करना। सो था कि अगर हमें कम इन्वेस्टमेंट से करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया पे ही इसलिए ग्रो करा, सोशल मीडिया पे ही काफ़ी सारे कीवर्ड्स ट्राई करे एंड वहाँ से भी बायर्स हमें फिर मिलने स्टार्ट हो गए। और आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि आपने वेबसाइट भी बनाई जिससे आप बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट। यस, सो जो हमारे पास सोशल मीडिया से लीड्स आ रही थी वो हर प्रोडक्ट की आ रही थी और हम हर प्रोडक्ट खुद एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि सबके डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होते हैं। सो हमने कहा कि ये लीड्स हम और मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं। सो हमने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी और हमने उसमें 100 एक्सपोर्टर्स को ऑनबोर्ड करा। यस, सो वहाँ पे जो सप्लायर आते थे उन्हें फिर हम वो लीड्स प्रोवाइड करते थे। अच्छा, तो वहाँ से आपका पूरा स्टार्ट हुआ था। यस, एंड व्हाट्स बीन योर बिगेस्ट एक्सपोर्ट ब्लंडर जो हुआ अभी तक, कि पूरा ब्लंड हो गया, मतलब जो ऑर्डर मिला पूरा हो वेस्ट हो गया या कुछ करा, ऐसा कुछ जर्नी में हुआ था? सो रिसेंटली हमें एक ऑर्डर मिला था फ्रॉम ओमान। सो क्यूमिन सीड्स थे, राइस थे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे उसमें, बट ब्लंडर इसलिए हो गया था कि हम काफ़ी जगह विजिट भी करा उसके लिए। हम हरियाणा गए, जयपुर गए, नागौर गए उन प्रोडक्ट्स के लिए, बट ये था कि हमें कहीं प्राइस अच्छा नहीं मिला था एक्सपोर्ट के लिए। सो उस वजह से हमें वो क्विट करना पड़ा था। एज सच कोई, बस ये है कि सप्लायर को जैसे ही हम बताते हैं कि हमें एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट चाहिए, वो एकदम अपने प्राइस डबल कर देता है। तो आप इंडिया में रह के भी आप ये बताते थे कि आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट चाहिए? यस, क्योंकि क्वालिटी वरना फिर वो वाली प्रोवाइड नहीं करते हैं वो। पैकिंग क्वालिटी सब डिफर करता है उसमें? ओके, अगर ओमान से ऑर्डर था तो ओमान की कुछ पैकिंग भी होती है कि Yes, उन्हें- इसके हिसाब से पैकिंग चाहिए उनको? यस, उन्हें वाइट लेबलिंग करानी थी। सो उसमें उनका मेंशन था एड्रेस वगैरह। सो वहाँ से जैसे ही बायर को पता चलता है वो अपने प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। सो वो प्रॉब्लम होती है। ओके, तो वो वाइट लेबलिंग के ही तो प्राइस इंक्रीज करते होंगे और थोड़ी ना इतना कुछ फर्क क्वालिटी ही का पड़ता करते है। हैं, बट उसमें क्वालिटी में वो इंक्रीज ना करके उसमें मिक्सिंग वगैरह कर देते हैं। अच्छा, ओके सो इस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है हमें सप्लायर के साथ। ओके। तो ये वाली डिफिकल्टीज, क्या ब्लंडर क्या हुआ था कि प्राइस इंक्रीज हो गया था, उसका ब्लंडर हुआ था या कैसे? उन्हें स्टार्टिंग में पता नहीं था कि एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए, बट जैसे ही हमने उन्हें एड्रेस वगैरह शेयर करा, उन्होंने कहा कि वो वाली क्वालिटी तो है नहीं, बट ये इससे बेटर क्वालिटी है और इसका प्राइस ये है। ओके, सो उस चीज़ में बाद में फिर हम सप्लायर्स, जैसे ही हमने बायर से बोला तो बायर ने हमें बोला कि पहले आपने कुछ और बात करी थी, अब आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया है। सो उसके लिए हमारा ऑर्डर वो कैंसिल हो गया था। और कितने का, कितनी वैल्यू का ऑर्डर था वो? अराउंड 10 to 12 CR का था। और सारा पानी में? बिल्कुल, वो सप्लायर को हमने पहले वो चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करा था। तो उससे सीखने को मिला कि बस सप्लायर को पहले से ही डिस्क्लोज करना है। बिल्कुल। क्या ऐसे होते हैं कि यहाँ से वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं? अगर ओमान के लिए प्रोडक्ट है तो ओमान में भी वो प्रोडक्ट लिस्टेड होना चाहिए, राइट? अगर कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है या कोई भी अगर मेरे दुबई में भी आ रहा है तो वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा मुझे, तो वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सर्टिफिकेशंस चाहिए रहते हैं सब, जो भी प्रोडक्ट जाता है। हलाल सर्टिफिकेट, जैसे अगर ओमान में जा रहा है कोई वैसा प्रोडक्ट है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। लिस्टेड ऑलरेडी होते हैं सब चीज़ें। अब आप कुछ यूएई के बारे में सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस अब इंडिया में सेटल हो गया है एंड यू वांट टू स्टार्ट इन यूएई ना? यस, मैं प्लान कर रहा हूँ अभी यूएई में। एक्चुअली यूएई जिसमें फूड सेक्टर में ग्रो करना चाह रहा हूँ, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। प्लेस है ये, हाँ। क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन यहीं पे ही होता है, गल्फ फूड इंडिया। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे पहले पहले अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करूँ, क्योंकि दुबई ग्लोबल बिजनेस हब है, हर कंट्री का यहाँ पे बायर आपको मिल जाएगा इजीली, और जितने बायर हम अपनी वेबसाइट के लिए ला पाएंगे उतने ही मैन्युफैक्चर की हम इंडिया में हेल्प कर सकते हैं।
सो इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपना बिजनेस यहाँ पे लाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे हमारे पास ट्रस्ट आए, और जितना ही ट्रस्ट बिल्ड होएगा हमारा उतनी ही हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों है कि इंडिया से दुबई में आना है? ये है कि अगर आप क्योंकि काफ़ी बार इंडिया में अगर हम रहते हैं तो अगर बाहर से डील करते हैं, थोड़ा सा फ्रॉड केसेस की वजह से लोगों को ट्रस्ट इतना बिल्ड नहीं हो पाता इंडिया पर, ओके। क्योंकि ऑलरेडी कई एक्सपोर्टर करते हैं कि पेमेंट ले लेते हैं, सो सेम क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, या फिर कुछ क्वांटिटी में डिफरेंस रहता है। सो इस वजह से अगर हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, एक दो कंट्रीज़ में हमारी विजिबिलिटी होगी, सो उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके। और एक नई प्लेस में आना, इंडिया से लेके कि यहाँ पे नई प्लेस में सेटअप करना, कुछ डर या कुछ चीज़ का कि कैसे अडेप्ट करेंगे लाइफस्टाइल या कुछ ऐसा है? नहीं, एज़ सच तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया ही जैसा ही है, यूएई काफ़ी ज़्यादातर लोग इंडियन ही मिलते हैं यहाँ पे, और रिस्क तो लेना ही पड़ता है अगर आप बिजनेस में हैं तो। ओके। हाँ, सो स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर की हेल्प कर सकें। डू यू रियली सी द दुबई एज अ ग्लोबल लॉन्च पैड? यस, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी जब गल्फ फूड हुआ था, सो मोर देन 180 कंट्रीज से सप्लायर आए थे एंड बायर्स भी आए थे। सो ये है कि अगर वहाँ से आप अपनी विजिबिलिटी बना सकते हो, आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो, तो आपकी एक वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस बन सकती है। और जितना आप प्रेजेंस बनेगी, जितना आप पे नेटवर्क बनेगा, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होएगा, उतने ही आपको लीड्स मिलेंगे। सो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँच सकें यहाँ के थ्रू, और उतना ही हम बिजनेस प्रोवाइड कर सकें इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स को। ओके। और अभी तक के मतलब इस एज के लोग अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं कि लाइफ में करना क्या है। सो व्हाट्स योर मैसेज टू देम? सो मेरा यही मैसेज है कि स्टार्ट करो जितना ही जल्दी हो सकता है, जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी आप ऑलरेडी कर रहे हो, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, क्योंकि स्टार्ट करते हो देन डायरेक्शन आपको अपने आप मिलती रहती है। मैंने भी स्टार्ट करा था, मैंने रग से स्टार्ट करा था। बट आपको क्या लगता है कि वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं अभी, कि क्या मिसिंग पार्ट है? क्या मतलब जैसे आपके पास एक क्लैरिटी है, इस एज में क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, ये मैंने करना है, इसके पीछे मेहनत करनी है और ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। बट आपको क्या लगता है उस एज में, अभी के एज में ऐसी क्या मिसिंग चीज़ है जो आप में है और उनमें नहीं है? आई थिंक सबसे मेन चीज़ है ये कि माइंडसेट होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको रिस्क लेना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी साथ में बोला था कि स्टार्ट करते हैं, बट वो अब अपनी जॉब में इतना कंफर्टेबल हो गए हैं, अब वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे। तो एक चीज़ है कि माइंडसेट आपका होना चाहिए फिक्स कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ इस चीज़ में करना है, सबसे मेन चीज़। और फिर सेकंड ये है कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एक प्रॉपर रोड मैप बनाइए। मेरे पास ऑलरेडी 2019 से ही मेरा रोड मैप बना हुआ है बिजनेस का। वाओ। मैंने ऑलरेडी अपने ड्रीम्स भी नोटेड कर रखे हैं कि मुझे कौन से साल में क्या अचीव करना। सो और क्या वो मैनिफेस्टेशन अचीव हो रहा है? यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर अचीविंग दैट। सो यही है कि अपना जो भी चीज़ें समझ में आ रही हो, जिस भी लाइन में आप स्टार्ट करिए, एंड डायरेक्शन आपको अपना आप ही मिलता रहेगा इस चीज़ के लिए। ओके, तो हम बोलते हैं माइंडसेट ज़रूरी है। ओके, एंड हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस एट दिस एज? When your family is happy, you are successful. When your family is happy. Yes. And what about your happiness? I'm happy when my family is happy. ओके। एंड अभी इसके बाद तक कहाँ तक आपको जाना है, क्या और अचीव करना है? I just started yet. अभी मेरी एज कुछ नहीं है, सो अभी मुझे लगता नहीं कि मैंने अभी तक कुछ अचीव भी करा है। सो अभी काफ़ी डिफरेंट प्लान्स हैं, काफ़ी अभी तो इंडिया को भी एक्सपोर्टर बनाना है इस चीज़ में। ओके। सो हेल्प करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर की हम क्या हेल्प कर सकें, ताकि एक लोगों में ये हो कि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो ऑलवेज हेल्प करेगा आपकी। नाइस, लवली। आई मीन बहुत अच्छा माइंडसेट है ये
कि आपको यहाँ तक भी और ये तक भी सोचने का एट दिस एज हर किसी में नहीं है। वो आप में वो क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, तो इट्स रियली नाइस। एक बस रैपिड फायर राउंड हो जाए अगर आप परमिशन दे तो। Yes, ma'am, sure. Okay, one word your friend used to describe you. Yeah, they call me only busy always. Last big risk you took. I quit my job to start my business. First product you ever traded. Yes, rug, Rag. UA in one word. dream, Dream client you wish to close one day. supermarket like Lulu. Wow. Thank you so much always for being here. Thank you so much, ma'am. क्या आप सबने देखा क्या इंस्पायरिंग बातचीत की मिस्टर ओवेस के साथ। उन्होंने हमें ये सिखाया कि रिजेक्शन एंड नहीं होता, कभी कभी वही एक नया बिगनिंग होता है। उनकी जर्नी, उनका पैशन और यूएई मार्केट के लिए उनका एक विजन ट्रूली मोटिवेट करता है। अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप भी यूएई में अपना बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हो तो धनगार्ड के साथ कनेक्ट ज़रूर करना, जहां हम आपके बिजनेस ड्रीम को रियलिटी बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बिलीव इन योरसेल्फ, कीप बिल्डिंग एंड कीप शाइनिंग।